हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी साइंस एंड टेक की तीसरी क्लास है। इसके पहले दो क्लासेज हो चुकी हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण। तो सबसे पहले जैसे ही आप स्वदेशीकरण का मतलब जान जाओगे ना कि स्वदेशीकरण होता क्या है, फिर हम हर एक क्षेत्र को पिक कर लेंगे। जैसे अंतरिक्ष क्षेत्र में स्वदेशीकरण क्या क्या हो रहा है, रक्षा क्षेत्र में क्या हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें पिक करके वन बाई वन करके सारी चीज़ें देख लेंगे। अभी कल जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, इस वजह से एक दो दिन क्लासेज नहीं आ पाई। इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, लगातार दो क्लासेज आएंगी। एक क्लास आज आ रही है और एक क्लास आपकी कल आ जाएगी। तो जो बैकलॉग है वो फुलफिल हो जाएगा, फिर हम अल्टरनेट डे पर चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले स्वदेशीकरण जान लो क्या होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा आत्मनिर्भर भारत, भारत मिशन। हाँ, एक चीज़ और है, कमेंट में बताना इस टाइप से। अभी तक हैंड रिटन जो फॉर्मेट था, अभी हमने हैंड रिटन फॉर्मेट में ही टाइपिंग वाली पीडीएफ यूज की है। अगर इस टाइप की पीडीएफ आप लोगों को ज़्यादा बेटर लग रही है तो बताना, फिर हम ऐसे ही यूज करेंगे। और अगर हैंड रिटन ज़्यादा बेटर लग रही है तो फिर हैंड रिटन ही आगे कंटिन्यू रखेंगे। ग्रुप में भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान किस लिए चल रहा था कि भारत सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए क्या करे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। यानी वो सारी चीज़ें भारत में ही बने। और इसी का ही आत्मनिर्भर भारत किस लिए लाया गया, स्वदेशीकरण के लिए। कि जो भी प्रौद्योगिकी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो किसी चीज़ की डिजाइन हो या उसका डेवलपमेंट हो, वो सारी चीज़ें कहाँ हो, या तो भारत में हो। अब भारत में किस तरीके से होगा, या तो हम नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, कोई खोज करेंगे, या फिर जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी दुनिया में है हम उन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी टेक्नोलॉजी विकास करेंगे। ठीक है। ये हो गया आपका स्वदेशीकरण का मतलब। तो देख लेते हैं कि अपनी आवश्यकताओं के लिए विदेशी निर्भरता को समाप्त कर स्वयं के संसाधनों, बौद्धिक संपदा और कौशल का उपयोग करना, पहला चीज। आगे चलते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, अनुसंधान, रिसर्च, डिजाइन, विकास और फाइनली क्या है, उसका निर्माण करना, विनिर्माण के चरणों से गुजरते हुए किसी भी विदेशी तकनीक को, यहाँ पे ध्यान रखना, विदेशी तकनीक को भारतीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल लें। या तो विदेशी को हमने अपने अनुरूप ढाल लिया, या पूर्णतः नई स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर ये केंद्रित होती है। या तो अपनी कोई नई टेक्नोलॉजी हमने विकसित कर ली पूरी तरह से, या फिर विदेशी तकनीक को हमने क्या किया, अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप अनुरूप बना लिया। ठीक है। ये होता है स्वदेशीकरण। फिर से आ जाते हैं स्वदेशीकरण के विस्तृत अर्थ में। तो इसका मतलब है अपने देश का हो या अपने देश में बना हो। ठीक है। बृहद स्तर पर यह उन वस्तुओं, नीतियों, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत जरूरी है ना। अभी कल ही बजट आया, बजट में आप लोगों को पता होना चाहिए $19 बिलियन सिर्फ और सिर्फ रखे हैं जो रक्षा क्षेत्र में नए उत्पादन के लिए, या तो उत्पादन होगा या अधिग्रहण होगा। ठीक है, इसके लिए रखे हैं। तो उन वस्तुओं, नीतियों और विचारों को संदर्भित करता है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र की मूल परिस्थितियों में कल्पित, मतलब कल्पना की गई हो, उसकी सोचा गया हो और फिर निर्मित किया गया हो। यानी कि विचार आया हो, विचार को हमने रिसर्च करके किस चीज में कन्वर्ट कर दिया गया हो, डेवलपमेंट में। आगे चलते हैं। प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण के तहत किसी भी उत्पाद या प्रणाली का डिजाइन, विकास इस प्रकार किया जाता है कि उसमें उपयोग होने वाले जो मुख्य घटक होते हैं, सपोज करो आप विमान बना रहे हो। अब विमान के मुख्य घटक क्या है, पहले ये समझ लो। तो कोई भी विमान होता है, उसका जो ढांचा होता है, सबसे पहले तो ऊपरी ढांचा केवल ये नहीं होता कि आपने देख लिया एल्यूमिनियम का बन गया, लोहे का नहीं, उसके लिए अलग मटेरियल विकसित करना होता है। और मटेरियल साइंस समझ लो, आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मटेरियल साइंस की, मेटलर्जी की। यहाँ तक कि गूगल के जो सुंदर पिचाई हैं, उन्होंने मेटलर्जी से बीटेक किया हुआ है। सोचो, गूगल का हेड बना दिया उनको, है ना। तो मटेरियल साइंस इतनी इंपॉर्टेंट है। जो अमेरिका का F-22 है, F-22 रैप्टर, इसमें ऐसा मटेरियल इन लोगों ने विकसित किया है जो इसको स्टील्थ बनाता है। इससे ज़्यादा स्टील्थ अभी एक ये है और एक और है, कौन सा, F-35।
जो इंडिया को बेच रहे थे, अभी इंडियन लिया ने। हालांकि रूस का जो सुखोई 57 है, रूस भी पीछे पड़ा इंडिया से कि हम टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, सोर्स कोड भी दे देंगे, ले लो आप, लेकिन इसका जो मटेरियल है उतना स्टील्थ नहीं है। जो आपके रडार के सिग्नल जाते हैं, रडार क्या करता है, कैसे कैच करता है, मैं बताता हूँ। यहाँ पर रडार लगा है, उसकी कवरेज एरिया समझो 400 या 500 किलोमीटर है, तो यहाँ से कोई विमान आ रहा है तो रडार क्या लगातार वेव्स छोड़ता रहता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो इनकी गति कितनी होती है, लाइट की स्पीड बराबर 3 लाख किलोमीटर। अब इस स्पीड से ये जाती हैं वे, वो फिर वापस आती हैं, तो इस वेव से ये समझ जाते हैं, क्योंकि लगातार जा रही तो यहाँ पर इसको कैच कर लिया, फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, थोड़ी देर में, हर सेकंड में कैच कर रहा है। इससे इसके पूरे आकार को, स्पीड को, दिशा को, हर चीज का पता कर लेते हैं रडार। लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल हो जिस पर ये वेव जाए लेकिन वो इसको परावर्तित ना करे, वापस ही ना आए, अवशोषित कर ले, या फिर ये उस पर जाके फिसल के कहीं और चली जाए, तो क्या होगा, कुछ पता नहीं चलेगा। तो जो रडार का क्रॉस सेक्शन है F-35 का, ऐसा माना जाता है 0.003 है, इतने का दिखाई देता है, एक पक्षी से भी छोटा दिखाई देता है। अब कोई विमान आ रहा है और चिड़िया से छोटा दिखाई दे तो कोई ये थोड़ी समझेगा कि विमान है ना। तो ये मटेरियल विकसित करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी, फिर से आ जाते हैं, स्वदेशीकरण के तहत किसी भी उत्पाद या प्रणाली का डिजाइन विकास इस प्रकार किया जाता है कि उसमें उपयोग में होने वाले मुख्य घटक, अब एक घटक मैंने बता दिया कि मटेरियल हो गया, उसकी बॉडी बनाना, उसका इंजन, अभी तक जेट इंजन इंडिया नहीं बना पाया। इंडिया ने कोशिश की थी कि वो कावेरी इंजन बनाए, बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन इसमें जो थ्रस्ट हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसमें 57 न्यूटन, किलो न्यूटन, ये वाला थ्रस्ट मिल रहा है, और हमें चाहिए कम से कम 100, 80 प्लस चाहिए, 88 है जो आपका राफेल है, उसमें 88 किलो न्यूटन का थ्रस्ट होता है, और हमें चाहिए 100 प्लस वाला 120, तो ये नहीं मिल रहा है। और दुनिया के गिने चुने देश ही है, यहाँ तक कि चीन के पास भी जेट इंजन बनाने की तकनीक नहीं है, वो भी रूस से लेता है, ठीक है। और अमेरिका वगैरह हो गए, फ्रांस इनके पास है। अब फ्रांस की एक कंपनी सेफ्रॉन, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं, अब हमने इनसे क्या किया, इनसे कांटेक्ट किया कि आप एज इंजन जो है इंडिया में ही विकसित करोगे, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करोगे, केवल टेक्नोलॉजी नहीं, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी ट्रांसफ़र करोगे, जिससे कि हम आगे किसी को बेचना चाहें तो हम बेच सकें। इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, होने दो, कम से कम एक बार तकनीक तो आ जाएगी। तो अन्य जो कंपोनेंट है, क्रिटिकल कंपोनेंट, उसमें क्या आ गया, दूसरा चीज इंजन हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब क्या हों, घरेलू स्तर पर उपलब्ध हों या विकसित किए गए हों। अब भारतीय जो प्रौद्योगिकी है, इसके स्वदेशीकरण का जो क्रमबद्ध इतिहास है, इसको हम 5 प्रमुख चरणों में देख सकते हैं। पहले चरण में क्या किया हमने, संस्थानों की स्थापना की, यानी बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा केवल इतना नहीं होता है कि सड़क वगैरह बना दो, बुनियादी ढांचे का मतलब होता है कि हमने हर वो चीज, सबसे पहले तो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स जिसे बोलते हैं, कि वो ह्यूमन रिसोर्स हो जो दिमाग लगा पाए, रिसर्च कर पाए, तो उसके लिए हमने क्या किया, संस्थान बनाए, प्रयोगशालाएं बनाई, उच्च शिक्षण संस्थान IITs वगैरह बनाए, इनकी स्थापना की प्रथम चरण में। अगला, द्वितीय चरण में इन संस्थानों का हमने पुनर्अभिविन्यास किया। अभी क्या था, एक संस्थान है वो सारी चीजें करा रहा है एक ही से, तो जब एक ही जगह पर सारी चीजें हो रही हैं तो विशेष फोकस नहीं हो पाता। जैसे MBBS है, वो जनरल डॉक्टर होता है, इसके बाद जैसे MD, हालांकि इस पर विवाद चल रहा था, MD के लिए जो अभी कट ऑफ था वो -40 नंबर वाले भी अलाउ कर दिए गए थे, है ना। सपोज करो MBBS कोई पढ़ लिया पूरा अच्छे से, ऑलरेडी डॉक्टर है, तो उसको इतना नॉलेज तो हर चीज़ का होना चाहिए कि वो इस पेपर में बैठे, क्योंकि इसमें भी वही पूछा जाएगा। जब आप IIT के लिए एग्जाम में बैठते हो तो 12th का ही तो पूछा जाता है बेस, तो ये एक्सपेक्टेड तो नहीं है ना कि आपके जो 0 से भी कम नंबर आए, इसलिए ये बवाल चल रहा था, ठीक है। तो इनका अभिविन्यास कर दिया, तो जो ऐसे MBBS से MD पे जाता है व्यक्ति, तो ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो जाता है किसी क्षेत्र विशेष का। ऐसे ही यहाँ पर कि इन संस्थानों का अब क्या किया हमने, अलग अलग डिवाइड कर दिया, ये इसका कोर क्षेत्र होगा, इसका कोर क्षेत्र होगा, इसका कोर क्षेत्र ये होगा, ताकि वे विशिष्ट राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर सकें। फिर तीसरे चरण में क्या किया हमने, अब आ गया स्वदेशीकरण। तृतीय चरण में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को
आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से बढ़ावा दिया गया। आयात प्रतिस्थापन में बताता हूँ क्या, जिन चीज़ों का हम आयात करते हैं, दुनिया भर से मंगाते हैं, पैसा खर्च होता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व जाता है। अब हमने क्या किया, उन चीज़ों को देश में ही बनाएंगे, तो आयात प्रतिस्थापन हो गया, बदल दिया हमने आयात को। फिर चौथे चरण का समय आ गया 1991 वाला, जब हमने अपने देश की अर्थव्यवस्था को खोल दिया, ठीक है, सुधार कर दिया। तो चतुर्थ चरण जो है आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ने का था, जहां वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तकनीकी क्षमताओं को गहन किया गया। अब हमने शुरुआत तो कर दी थी चीज़ों को बनाने की, चीज़ें भारत में बनने लगी, प्रौद्योगिकी बाहर से आने लगी, ठीक है, सारी चीज़ें। लेकिन हो क्या रहा था कि यहाँ पर भी कुछ प्रौद्योगिकी डेवलप हुई, लेकिन इनका क्वालिटी जो था वो उतना हाई नहीं था, हम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है कि अगर रियल जीडीपी, जिसको पीपीपी पर मापते हैं, पर कैपिटा नहीं, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी होता है क्या कि सपोज करो अभी डॉलर की वैल्यू है 91 के आसपास, $1 91 है। अब सपोज करो इंडिया में $1 की कोई टॉफी आ रही है, तो क्या अमेरिका में $1 में ऐसी 91 टॉफियाँ आ जाएंगी? नहीं, अमेरिका में उसी जो यहाँ $1 की चीज़ मिल रही है, अमेरिका में वो 20 से 22 रुपए की मिलती है, या 18 से 22 ले लो, 18 से 22 तक की। तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो 91 का गैप नहीं है, उसमें उसमें मुश्किल से गैप है 5 का, ठीक है। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी होती है। इस पीपीपी पर देखो अगर, तो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी, वो दुनिया में 30 नंबर पर है, $17 ट्रिलियन इस टाइम पर। चीन की सबसे ज़्यादा 41, और अमेरिका की तो जो उसकी अभी है ना 32 के आसपास, वही है सेम, क्योंकि इसका डॉलर इसी का है और परचेजिंग पावर पैरिटी भी इसी की सेम ही है, ठीक है। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने निकाली एक रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ में से किसी ने दिया है ये डेटा। क्या दिया है कि दुनिया में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान तो सबसे ज़्यादा चीन का है, और सेकंड नंबर पर इंडिया का है। इंडिया का 17 पॉइंट समथिंग है, और यूएसए का 9 पॉइंट समथिंग है। तो ये जो रियल वस्तुएं बन रही हैं और जो उनकी रियल कीमत है, उस हिसाब से देखो तो इंडिया अब सेकंड नंबर पर आ गया, ठीक है। तो ये क्यों आया? दुनिया भर में हमारी डिमांड, वस्तुओं की डिमांड, जो भी चीज़ें यहाँ से बन रही हैं, क्यों हो रही है अब? क्योंकि हमने क्वालिटी सुधार ली है। अब हमारी वस्तुएं दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने लगी हैं, तो लोग इसकी डिमांड करने लगे। तो वही है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तकनीकी क्षमताओं को गहन किया गया। अब आते हैं, अब वर्तमान में 5वें चरण में हम आ गए हैं। 5वें चरण में क्या है? उदारीकृत अर्थव्यवस्था है, इसको और उदारीकरण कर रहे हैं हम। अभी हाल ही में देखा होगा कि एफडीआई हर जगह अब 100% ऑलमोस्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि हमने जो अभी तक न्यूक्लियर वाला क्षेत्र नहीं खोला था, लेकिन हाल ही में कानून, शांति करके कानून पास हुआ था, और उसमें क्या किया, न्यूक्लियर क्षेत्र भी अब प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया। तो इसको बोलते हैं उदारीकरण। तो उदारीकृत अर्थव्यवस्था के भीतर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को एक प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। अब इससे क्या क्या होगा, क्या फायदे होंगे? एक तो रणनीतिक आत्मनिर्भरता आएगी। हाल ही में हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय ये चीज़ देख ली। जो भारत के थे आकाश मिसाइल सिस्टम, इसने बहुत अच्छा काम किया। जो वहाँ से पाकिस्तान से जो मिसाइल छोड़ी गई थी, हरियाणा में हमने गिरा दिया था, आकाश ने गिराया उसको, सोचो, है ना। तो जब हमारे पास, सपोज करो हम दुनिया से मंगा रहे हैं, तो वो हमारे पास लिमिटेड होगी। अब हमारा युद्ध हो गया किसी से, तो हम उनको, किसी भी देश को बोलेंगे, वो उतनी आपूर्ति नहीं करेगा। और जब देश में है तो कितनी भी बना लो, युद्ध के समय पे उसका उत्पादन बढ़ा दो। तो ये भारत ने अब समझ लिया है। तो सबसे पहली चीज़ तो रणनीतिक आत्मनिर्भरता आती है। दूसरी, आयात में कमी आती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। रोजगार एवं उद्योग का विकास होता है। तकनीकी संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब ये है कि हम अपने डिसीजन खुद ले पाएं। जैसे अभी यूएसए ने क्या बोल दिया कि हमने बोला इंडिया को कि युद्ध रोक दो, और होगा, इसमें ठीक ठाक दबाव यूएसए का इंडिया पर होगा। हालांकि इंडिया ने जो अपने गोल किए थे, लक्ष्य निर्धारित किए थे, वो अचीव कर लिए थे। युद्ध को बढ़ाना कोई अब जरूरी नहीं रह गया था, लेकिन यूएसए ने दबाव जरूर डाला होगा इंडिया पर। अब यूएसए दबाव क्यों डाल चुका, या क्यों इसका दबाव प्रभावी होगा? क्योंकि इसने धमकी, बहुत सारी धमकियां दी होंगी। टेक्नोलॉजी बहुत सारी हम यूएसए से अभी भी लेते हैं, बहुत सारी लेते हैं जो नहीं पता है
यूएसए का डिफेंस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एग्रीमेंट हैं जो अंदर नहीं चलते रहते हैं। दूसरा, इसने ये धमकी दी होगी नहीं तो हम पाकिस्तान को ये चीज़ दे देंगे तो तुम्हें को और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब सपोज करो हमारे पास भी वैसी ही टेक्नोलॉजी हो जो यूएसए और रसिया के पास हो, तो कोई हम पर ये दबाव डाल पाएगा? रसिया पर किसी ने दबाव डाल पाया? जबकि रसिया की इकोनॉमी हमसे बहुत कम है, 1/4 है। ठीक है। फिर आधारमंत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इसके द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब आते हैं रक्षा क्षेत्र में, देख लेते हैं स्वदेशीकरण। तो रक्षा क्षेत्र में पारंपरिक रूप से हम क्या कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े आयातक अभी भी हम थे। कब तक? अब दो देश थोड़ा आगे निकल गए हैं, एक तो निकल गया है आपका यूक्रेन और एक और है सऊदी, आसपास ही रहता है। ठीक है, कभी इंडिया आगे रहता है, कभी सऊदी आसपास ही रहता है। तो यूक्रेन इसलिए क्योंकि ये युद्ध लड़ रहा है, नहीं तो दुनिया के सबसे बड़े आयातक हम लंबे समय से हैं और आगे भी रहेंगे कि हम आयात करते हैं। लेकिन इसी के साथ भारत ने क्या कर दिया, अब निर्यात करना शुरू कर दिया। पिछले एक वित्तीय वर्ष में हमने 27,000 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है। अब लक्ष्य रखा है कि हम अगले 3-4 वर्षों में 50,000 करोड़ तक इसे पहुंचाएंगे। तो पारंपरिक रूप से तो हम सबसे बड़े हथियार के आयातक रहे हैं, लेकिन अब हमारा उत्पादन बढ़ गया है। 2024-25 में 1.51 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर हमारा उत्पादन पहुंच गया, जिसमें निर्यात मैंने बता दिया ये था। इसके बाद वैमानिकी और लड़ाकू विमान क्षेत्र में देख लेते हैं क्या स्वदेशीकरण किया गया। हाल का ही देख रहे हैं जो करंट में चीज़ें चल रही हैं, और ये चीज़ें आपकी रिपीट होंगी। जब रक्षा क्षेत्र वाला अलग से चलाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होंगी, बहुत सारी नई आएंगी। जब हम अंतरिक्ष वाला चलाएंगे, इसरो वाला, तो फिर से ये सारी टेक्नोलॉजी रिपीट होगी और फिर से कुछ नई भी आएगी। ठीक है। तो भारतीय वायुसेना की शक्ति को स्वदेशी रूप देने के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA हमने प्रोग्राम लेके आए थे और इसको तेजस नाम दिया था अटल जी ने। ठीक है। तेजस कार्यक्रम एक आधारशिला रहा है। 1983 में ये कार्यक्रम हमने प्रारंभ किया था। बहुत सारे चरण होते हैं, सबसे पहले डिजाइन बनाओ, मटेरियल, इसके बाद इसका एक प्रोटोटाइप बनाओ जिस पर सारी टेस्टिंग होती हैं, उड़ान वगैरह भरता है। फिर जब सब कुछ सही रहे तो फिर इसका निर्माण शुरू होता है। तो इस कार्यक्रम ने जनवरी 2026 में अपनी उड़ान के 25 वर्ष पूरे किए। इसका मतलब है 2001 में पहली उड़ान भरी थी तेजस ने। तेजस केवल एक विमान नहीं है, बल्कि ये क्या है, जो मटेरियल हमने बताया ना, मटेरियल, जब कोई हम फाइटर एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मटेरियल। जो इंजन बनाना होता है उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मटेरियल, क्योंकि इंजन जब जलता है बहुत छोटे छोटे ब्लेड होते हैं उसके अंदर, और जब ये तापमान इसका बहुत ज़्यादा पहुंच जाता है तो वो ब्लेड पिघलने का, काम ना करने का बिल्कुल खतरा रहता है। तो वो मटेरियल अभी हम विकसित ही नहीं कर पाए। ठीक है। लेकिन विमान के लिए जो कार्बन कंपोजिट मटेरियल होता है, कार्बन कंपोजिट मटेरियल क्या होता है, जो आयरन है इससे भी मजबूत होता है, कई गुना मजबूत, और वजन इससे कई गुना कम होता है। ये हमने विकसित किया। फ्लाई बाई वायर उड़ान नियंत्रण प्रणाली विकसित की। डिजिटल ग्लास कॉकपिट, ये सारी चीज़ें हमने विकसित की, और ये भारत की विशेषज्ञता का प्रमाण है। आगे चलते हैं। वर्तमान में रक्षा मंत्रालय ने तेजस के विभिन्न वेरिएंट्स, सुनते ही होंगे सभी लोग, MK1 MK2 Mark 1 Mark 2, है ना, और भविष्य के 5वीं पीढ़ी के विमानों के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार की। अब क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो विमान का प्रकार, क्या प्रगति चल रही है, और स्वदेशी तकनीकें क्या है उसमें। तो तेजस Mark 1A, नासिक में तीसरी उत्पादन लाइन शुरू हो गई है इसकी, और सालाना 24 विमानों के उत्पादन की क्षमता है हमारे पास। इसमें जो आईसा रडार है, AESA रडार, इंडिया ने विकसित किया, और इसकी जो एक प्रकार से रेंज है काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सटीक है, कैच करता है चीज़ों को। ठीक है। और जो सुखोई 30 MKI हम यूज करते हैं उसमें हमने इसको लगा भी लिया है। स्वदेशी जैमर, उन्नत मिसाइल एकीकरण। अगर आपको बताएं, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें पहले हमने राफेल का यूज किया था, लेकिन राफेल में अभी तक हम ब्रह्मोस यूज नहीं कर पा रहे हैं, राफेल से नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो इंटीग्रेशन नहीं हो पाया। इसके लिए हमें यूज करना पड़ा था सुखोई 30 MKI। तो जब दूसरी बार हमने हमला किया 10 तारीख को, वो सुखोई 30 MKI से किया था, जिसने फिर इनके सारे जितने भी वो थे रनवे वगैरह वो सब ध्वस्त कर दिए थे।
इसके बाद दूसरा है LCA तेजस मार्क 2। प्रोटोटाइप का काम अंतिम चरण में है। प्रोटोटाइप मतलब एक विमान ही बना देते हैं, उसको उड़ा के फिर सारी चीज़ें देखते हैं कि जो हमने सोचा था वैसा है कि नहीं। 2029 से 30 तक इसका पूर्ण रोल आउट हो जाएगा। इंजन और ज़्यादा शक्तिशाली होगा क्योंकि हम मंगा रहे हैं किससे, अमेरिका से, GE का 414। और मार्क 1 में लगा है तेजस, जो MK1 है उसमें 404 लगा है। ठीक है, वो भी GE का है। इसके बाद AMCA एडवांस मल्टी रोल कॉम्बट एयरक्राफ्ट, ये 5th जनरेशन का होगा। कार्यक्रम निष्पादन मॉडल स्वीकृत हो गया है। PPP पर बनाया जाएगा, सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से बनाया जाएगा। स्टील्थ होगा, जो मैंने स्टील्थ बताया ना कि जो रडार पर नहीं दिखेगा। सुपर क्रूज क्षमता होगी। AI आधारित सेंसर और फ्यूजन होंगे। हालांकि चाइना और अमेरिका 6th जनरेशन का भी बना चुके हैं। इस क्षेत्र में BK दास जो महानिदेशक हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली DRDO, इनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इनके नेतृत्व में ही जो आईसा रडार है इसका विकास हुआ। अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का विकास किया गया, जो विदेशी रडार प्रणालियों पर निर्भरता को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। जो मैं बताता हूँ दुनिया में अभी चल के आ रहा है। चीन जो है, चीन ने ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट बना लिए जिसके अंदर रोबोट रहेंगे या फिर UAVs रहेंगे, ड्रोन वगैरह, और ऐसे सैकड़ों रहेंगे उसके अंदर। इसके बाद वो सब जैसे ही जगह पे पहुंच गए तो सब आसमान में इसी के विमान के इर्द गिर्द उड़ेंगे। विमान से पूरा कंट्रोल होंगे AI के माध्यम से अपने आप, और जैसे जो हमला करना चाहें वो कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में चीन काफ़ी आगे पहुंच गया है और अमेरिका आगे पहुंच गया। भारत अभी सोच ही रहा है कि वो 5th जनरेशन प्रोटोटाइप भी अभी विकसित नहीं हुआ हमारा 5th जनरेशन का। अगर यहाँ से सब कुछ सही रहा तो भी 10 साल लगेंगे सेना में शामिल होने में इसको। तो अभी हम इतने पीछे हैं। 5th में, वो लोग 6th बना चुके हैं। विदेशी राडार प्रणालियों पर निर्भरता को पूरी तरह समाप्त कर देगा। आगे चलते हैं। समीर बी कामत हैं जो DRDO के अध्यक्ष हैं। इन्होंने क्या किया, M का परियोजना जो है AMCA परियोजना के लिए समयबद्ध प्रतिबद्धता सुनिश्चित की है। फिर नौसेना क्षमता और स्वदेशी विमान वाहक पोत देख लेते हैं। विमान वाहक पोत क्या होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर तो समझ ही गए होंगे, बहुत बड़ा होता है, इस पर एयरक्राफ्ट उतर सके। भारत के पास इस टाइम 2 हैं, एक रूस से लिया है हमने और दूसरा हमने INS विक्रांत खुद बनाया है, जिसमें मटेरियल भी 75 से 80% इंडिया का लगा है। अगला हम एक और बना रहे हैं जिसके लिए अभी 2026 में ही मंजूरी मिल जाएगी, जिसे हम मतलब एक्सपेक्टेड है इसको INS विशाल नाम दिया जाएगा। चीन के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, भारत के पास 2 हैं, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। दुनिया के गिने चुने देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर कहीं चलता है तो इसके साथ कई सारी पनडुब्बियाँ चलती हैं, कई सारे डिस्ट्रॉयर चलते हैं और अन्य वो भी चलते हैं। तो पूरा फ्लीट चलता है। एक प्रकार से देखो तो पूरा का पूरा एक कस्बा चलता है कई गांवों को मिला के। जब ये समुद्र में जाता है तो इसकी दाहक बहुत खतरनाक होती है। इसको मेंटेन करना एक खर्चीला भी होता है। तो अभी पाकिस्तान का, मैं एक बहुत बड़े जो एक्सपर्ट हैं उनका सुन रहा था, उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया ने इतने एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित कर लिए, पाकिस्तान इस बारे में चिंतित नहीं है, उसको नहीं ज़रूरत। उसने बोला ज़रूरत अगर होगी भी हमें तो हमारे पास उसको मेंटेन करने के लिए इतना भी खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि 2 से 3 बिलियन डॉलर तो बनाने में लगेगा। फिर इसकी पूरी फ्लीट बनानी होगी, केवल एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता है। फिर उसके लिए जो खर्चा आता है दैनिक मेंटेन करना, वो नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, तो नौसेना के क्षेत्र में भारत ने INS विक्रांत के निर्माण के साथ एक विशिष्ट समूह में प्रवेश किया है। अब ध्यान क्या देना है, किस चीज़ पे ध्यान है भारत का, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 2 मतलब सेकंड जो स्वदेशी है उसे विकसित करने पर है, जिसे 2026 तक स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। और कौन बनाएगा जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे IAC लगा है तो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हो रहा है। इंडियन नेवल शिप INS लगा होगा तो नेवल नेवी का जो शिप होता है उसके लिए यूज होगा। ICS कोस्ट गार्ड के लिए यूज होगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म होते हैं, कई क्वेश्चन तो केवल यहीं से निकल जाते हैं। जैसे RLV लगाया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, कहीं पर भी LV लगा है, समझ लो लॉन्च व्हीकल की बात हो रही, रॉकेट की बात हो रही। ठीक है, इसमें विक्रांत की तुलना में कहीं अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग होगा, जो दूसरा बनेगा विशाल जिसकी बात हो रही है।
जिसमें उन्नत मानव रहित हवाई वाहन यूएवी। इसमें क्या होगा, अब देखो जमाना ना अब हैंड टू हैंड फाइट का निकल गया। अब क्या हो रहा है, मनुष्य को केवल दूर से बैठ के वो देख रहा है और तबाही मचा रहा है। तो जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, जैसे ड्रोन बोल सकते हो आप, ठीक है, कई टाइप के होते हैं, सर्विलांस वाले होते हैं, कॉम्बट वाले होते हैं, ठीक है। तो जो विमान भी होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि जो कई सारे ड्रोन एक साथ छोड़ सकें किसी भी चीज़ के लिए। तो इनके संचालन की क्षमता भी जोड़ी जाएगी, और केवल छोड़ना नहीं होता, कंट्रोल करना एक ही जगह से एआई के माध्यम से। आगे चलते हैं, जो मिसाइल प्रणालियां हैं भारत की उनके बारे में। तो नॉर्मली तो हम इसको रक्षा क्षेत्र में देखेंगे। अभी हाल ही में ब्रह्मोस का यूज हुआ था। दुनिया की सबसे तेज, वन ऑफ द सबसे तेज, और ऐसा माना जाता है सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सबसे बड़ी चीज़ है। क्रूज मिसाइल क्या होती है, वैसे मिसाइलें क्या होती है, पृथ्वी के जो वायुमंडल है उससे बाहर जाती हैं फिर हमला करती हैं, ऐसी मिसाइलें पकड़ी जाती हैं, ठीक है, इनको ट्रैक करना आसान होता है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है वो बिल्कुल धरातल के पास में चलती है, पाथ भी चेंज करती रहती है और फिर जाती है, इनको राडार नहीं पकड़ पाता है। तो उनमें ये सबसे तेज वाली है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। और इसको मतलब ट्रैक करना अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान ने ये चीज़ देख ली। अब हम और ज़्यादा स्पीड की क्रूज मिसाइल बना रहे हैं, है ना। तो ब्रह्मोस अभी है, अब हम इसको ब्रह्मोस एनजी बना रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन। तो कहीं पर भी एनजी लगा होगा उसका मतलब एनजी है। तो ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का स्वदेशीकरण निरंतर बढ़ रहा है। इंडिया और रूस दोनों साथ में इसका निर्माण कर रहे हैं। इंडिया ना एक MCLR होता है, MT मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, MTCR, ठीक है। इसका इंडिया सदस्य नहीं था। 3-4 ग्रुप हैं, एक वासेनार ग्रुप था, एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप था, इन दोनों का भारत सदस्य बन गया, फिर इसका भी बन गया। केवल एक का नहीं बना है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, NSG का, इसका इंडिया भी सदस्य नहीं है, बाकी 3 का हो गया। तो इसमें ये था कि जो भी इसका सदस्य नहीं हो उसको कोई टेक्नोलॉजी मिसाइल वाली ऐसी नहीं दी जाएगी जो 200-300 किलोमीटर से ज़्यादा की। इसलिए इंडिया और रूस ने 290 किलोमीटर की ब्रह्मोस की क्षमता वाली ब्रह्मोस विकसित की थी, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रतिबंध लगे थे। फिर इंडिया इसका बन गया सदस्य MTCR का। अब ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारे पास ब्रह्मोस है उसकी क्षमता 450 हो गई, और इसको हम ले जाके 800 या 900 करेंगे। अब 900 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस का मतलब समझ रहे हो, पूरा पाकिस्तान का एक एक कोना आ गया हमारी जद में। और ऐसा माना जाता है कि इंडिया के पास 15,000 से ज़्यादा ब्रह्मोस हैं। सोचो 9-10 ब्रह्मोस मारी थी तो आधा पाकिस्तान साफ हो गया था। मीन्स उसके जो मेन मेन स्ट्रेटजिक अड्डे हैं, जितने उसके पास अड्डे हैं उसमें 60 या 70% हमने नष्ट कर दिए थे। अगर 15,000 है, 15,000 में से 1500 मार दिया जाए तो पाकिस्तान बचेगा क्या, है ना। इसके अलावा मिशन सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट कुशा चल रहा है। इसके अंतर्गत भी हम क्या कर रहे हैं, दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को विफल करने के लिए घरेलू तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, जैसे आकाश हमने बनाई, हर चीज़ के एक अलग रेंज है, ठीक है। एंटी डिफेंस सिस्टम है, गोली मारते हैं जिसमें गन से 2 से 3 किलोमीटर। फिर मैन पैड्स होते हैं, वो भी इतने ही होते हैं। फिर और आगे चले जाओ तो आ जाता है हमारे पास ये आकाश वाला। उससे आगे चले जाओ तो हमने विकसित किया है इजराइल के साथ 70-80 किलोमीटर तक। फिर आ जाता है आपका सुदर्शन चक्र, यानी कि S-400 400 किलोमीटर। अब हम प्रोजेक्ट कुशा में बीच के भी गैप भर रहे हैं। तो अगर कोई भी कहीं से मिसाइल छोड़ी गई तो यहाँ से छोड़ी गई तो सबसे दूरी पर तो यही मार देगा, फिर अगर और पास में आ गई तो फिर ये मारेगा, नहीं और पास में आ गई तो ये मारेगा, ऐसे चलेगा। प्रमुख संस्थान देख लेते हैं। रक्षा क्षेत्र से संबंधित DRDO, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अग्नि मिसाइल जानते होंगे, बैलिस्टिक मिसाइल श्रृंखला है। आकाश सतह से वायु मिसाइल है। और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले इसकी जो रेंज थी पिनाका की, 1 मिनट में 40 से 60 रॉकेट फायर हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा तबाही लेके आते हैं। और जो ट्रक पे लदे हुए होते हैं, कहीं भी ले जाओ, कहीं से भी फायर कर दो इसको, ठीक है। पहले इसकी रेंज कितनी थी, 40 किलोमीटर, अब बढ़ के हो गई 100 से 125 किलोमीटर, अभी हो चुकी है ये 100 किलोमीटर प्लस। अब इसको हम कोशिश कर रहे हैं 300 किलोमीटर ले जाने का। सोचो कि केवल एक ट्रक से हम पाकिस्तान को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि
अगर हम अपनी सीमाओं पर चले जाएं, जो बॉर्डर पाकिस्तान से लगा है, तो पाकिस्तान की क्या है, इधर है पाकिस्तान, ठीक है, इसकी गहराई कहीं पे भी 300 किलोमीटर से ज़्यादा है ही नहीं। तो सपोज करो अगर हम यहाँ से मारते हैं तो ये वाला रेंज, ये यहाँ तक ये कवर कर ले, फिर यहाँ हमने एक ट्रक खड़ा कर दिया तो यहाँ वाला रेंज। तो ये हाल है इनका कि हम केवल पिनाका रॉकेट लॉन्चर से ही इनको मार सकते हैं हर जगह, और ये बहुत ही घातक है। अब आते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो स्वदेशीकरण का सबसे सफल उदाहरण है। पश्चिम ने क्या किया था, क्रायोजेनिक इंजन होता है, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, जिसमें हम ईंधन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे तरल ईंधन का यूज कर लिया, इसके बाद ऊपर चल के हमने ठोस ईंधन का यूज कर लिया, आगे चल के हम करते हैं क्रायोजेनिक ईंधन का यूज, जो और ज़्यादा स्पीड, क्षमता है, हर चीज़ बढ़ा देता है। अब क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक हमारे पास नहीं थी, हमने रूस से मांगी, अमेरिका ने अड़ंगा डाल दिया, रूस रेडी भी हो रहा था तो रूस ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इंजन हमको नहीं मिला तो हमारे इसरो ने खुद ही विकसित कर लिया ये। अब हमारे पास ये काफ़ी साल से है क्रायोजेनिक इंजन। तब भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वयं के प्रयासों से विश्व स्तरीय क्रायोजेनिक तकनीक विकसित की। गगनयान मिशन के बारे में जान लेते हैं। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न, ये ध्यान रखना, निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजना तथा उन्हें सुरक्षित वापस लेना। निम्न पृथ्वी कक्षा मतलब 400 किलोमीटर तक। प्रगति इसमें क्या हुई, मार्च 2026 तक इसरो ने 7 प्रक्षेपणों की योजना बनाई थी। अभी थोड़ा सा ये डिले चल रहा है, ठीक है, जिसमें पहला अनक्रूड, बिना क्रूड के मानव रहित जीवन मिशन भी शामिल था। इसमें क्या है, इस वाले मिशन में, जीवन मिशन में क्या करेंगे, हम बेओमित्र नाम का एक रोबोट भेजेंगे, जिसे ह्यूमनॉइड बोला जाता है, मनुष्य के समान ही होता है, इसे भेजेंगे। और ये जो भी चीज़ें हैं देख के आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पर सारी जो भी परिस्थितियाँ हैं सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। फिर तकनीकी स्वदेशीकरण, मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड LBM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट, क्रू मॉड्यूल और जीवन रक्षक प्रणालियों का विकास पूरी तरह से भारत में किया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। एक कैप्सूल होता है कि अंतरिक्ष में लोग पहुंच गए तो उस कैप्सूल में ही रहेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में क्या है, वायुमंडल नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, तो दिक्कत आएगी, है ना। तो कैप्सूल बनाना, इसके बाद वापस लाने के लिए हमारे पास होना चाहिए कैप्सूल, जो वापस लेके आएगा यात्रियों को। जो सूट होता है अंतरिक्ष सूट, वो भी हमने अभी रूस की सहायता से उसे विकसित कर रहे हैं। तो बहुत सारे देश हमारी हेल्प कर रहे हैं। जो हमारे शुभांशु शुक्ला थे, उनको ट्रेनिंग भी अमेरिका ने दे ही दी थी। अभी वो गए थे अंतरिक्ष स्टेशन पर, इसलिए गए थे कि अब वो इसमें जो हमारा गगनयान मिशन होगा इसमें भी वो जाएंगे साथ में, तो इनके पास आइडिया रहेगा। आगे चलते हैं, चंद्रयान 4 और भविष्य के चंद्र अन्वेषण मिशन। चंद्रयान 3 हमारा सफल था। इसके बाद इसरो चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है, जिसे 2028 तक लॉन्च। अब तो चंद्रयान 5 की बात हो रही है, जापान और इंडिया साथ में भेजेगा। आप लोग कमेंट में बताना उस मिशन का नाम क्या है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है 4 का, कि चंद्रमा की सतह से नमूने एकत्र करना और पृथ्वी पर वापस लाना। इसमें एक चीज़ की ज़रूरत थी कि 2 यान के जुड़ने, जिसे बोला जाता है डॉकिंग। ये डॉकिंग वाला एक्सपेरिमेंट इंडिया ने सफल कर लिया, सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया। तो 2 यान के जुड़ने और अलग होने की जटिल तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसका सफल परीक्षण हमने स्पेडएक्स प्रयोग के माध्यम से कर लिया है। अब आते हैं प्रक्षेपण यान और उनकी जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है। तो इसरो क्या कर रहा है, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान, जहाँ पर भी NG लगा है उसका मतलब है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। LV मतलब लॉन्च व्हीकल, NG मतलब नेक्स्ट जनरेशन। इस पर काम कर रहा है, जो आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य होगा। पुनः प्रयोज्य का मतलब, रॉकेट अभी जाते हैं, उनका जो काम होता है सैटेलाइट छोड़ना, सैटेलाइट उन्होंने छोड़े, इसके बाद नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि इनको फिर वापस लेके आएँ और फिर से यूज करें, रीयूज कर पाएँ। सिर्फ और सिर्फ स्टारलिंक के पास ये टेक्नोलॉजी है, एलन मस्क के पास, ठीक है। तो ये पुनर्प्रयोज्य होगा, लेकिन आंशिक रूप से होगा, और हरित ईंधन इसमें यूज होगा, जैसे मीथेन और तरल ऑक्सीजन, इसका भी उपयोग होगा। कुछ मिशन देख लेते हैं। तो NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, डिजाइन चयन पूर्ण हो गया है, 8 साल के भीतर इसके विकास का लक्ष्य है। S शिव कुमार जो है इसरो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं NGLV के। फिर TDS-01 सैटेलाइट, उच्च थ्रस्ट इलेक्ट्रिक प्रणोदन,
वी नारायणन जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो इसके मिशन के भी हेड हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और इसमें क्वांटम कुंजी का वितरण का भी प्रदर्शन होगा। आगे चलते हैं। SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको मेनली किया जा रहा है कि जो उद्योगपति होते हैं ना, अलग अलग उद्योग होते हैं, उनमें भी अमेरिका में क्या है, जैसे आपका ये स्टारलिंक, इसने बनाया था कि ये शुरुआत में बनाया था 42,000 सैटेलाइट छोड़ेगा। कहाँ पर छोड़ेगा? निम्न कक्षा में छोड़ेगा और ऊपर तक जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कक्षा है वहाँ तक छोड़ेगा, क्योंकि इसको स्टारलिंक जो है आपका ब्रॉडबैंड वो देना है। ठीक है, इसके लिए बनाया और इसने छोड़ चुका है। अब इसका लक्ष्य है कि 1-2 लाख सैटेलाइट छोड़े, पूरी दुनिया को ही कवर कर ले। तो यहाँ पर तो प्राइवेट लोग यूज कर रहे हैं, इंडिया में ऐसा नहीं था। अब इंडिया में भी इन स्पेस बना दिया गया, तो जो प्राइवेट उद्योग हैं वो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सैटेलाइट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करवा सकेंगे। ठीक है, तो व्यावसायिक लॉन्च के लिए तैयार है। उद्योग द्वारा निर्मित पहला रॉकेट होगा। एस सोमनाथ जो इसरो के पहले के अध्यक्ष भी रहे हैं वो इसके सलाहकार हैं। इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली का स्वदेशीकरण उपग्रहों के वजन को 4 टन से घटाकर 2 टन कर देगा, जबकि इनकी शक्ति वही बनी रहेगी जो अभी है। इससे लॉन्च लागत में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। प्रमुख संस्थान जो अंतरिक्ष क्षेत्र से हैं, इसरो, इन स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा जिस दिन अंतरिक्ष की क्लास होगी। अब अगला क्षेत्र है अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। अर्धचालक क्या है? अभी अगर वर्तमान में दुनिया में बात करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अर्धचालक ही है, सेमीकंडक्टर। इसी से IC चिप वगैरह इसी से बनते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, कोई भी उपकरण है, वो बिना अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के नहीं चल सकता। चाहे आसमान में उठा लो, विमान वगैरह हर चीज़, चाहे छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ उठा लो, व्हीकल उठा लो, जो है ना, हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है। तो अर्धचालक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की आत्मा है। भारत ने अपनी भारत अर्धचालक मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 2022 में 76,000 करोड़ का निवेश शुरू किया था। एक मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम लेके आए थे, इंसेंटिव स्कीम। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। इसके तहत भारत में 6, तो मैंने बता ही दिया था, 6 विनिर्माण इकाइयाँ लगाई जानी थी, जिसे फैब्स बोलते हैं। तो जैसे अगर बोलें तो धौलेरा गुजरात में टाटा और PSMC द्वारा स्थापित किया जा रहा भारत का पहला मेगा फैब संयंत्र है, जिसमें नीदरलैंड की कंपनी है ASML। इसकी उन्नत लिथोग्राफी मशीनों का उपयोग किया जाएगा। फिर सानंद गुजरात में भी है माइक्रोन टेक्नोलॉजी का $2.75 बिलियन का संयंत्र फरवरी 2026 के अंत तक उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। अर्धचालक उत्पादन में स्वदेशीकरण का अर्थ केवल कारखाने लगाना नहीं है, ध्यान रखो, बल्कि रसायनों, गैसों, खनिजों की एक घरेलू आपूर्ति श्रृंखला बनाना भी है। इससे आ जाते हैं अब हम करंट पर कि 2025 में ही, अभी 3-4 महीने पहले ही भारत ने क्या किया, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया था। क्यों किया था? क्योंकि दुनिया भर के जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट बोला जाता है इनको, RE, इनके 70% से ज़्यादा तो उत्पादन चीन में होता है। केवल उत्पादन की बात है, और प्रोसेसिंग, ये केवल उत्पादन से काम नहीं चलता। उत्पादन तो हो गया, उसमें अयस्क अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, जब इसको प्रोसेस करते हो तब ये उपयोग लायक होते हैं। तो ये प्रोसेसिंग का 90%, दुनिया में जो पूरा प्रोसेस्ड हो रहा है उसका 90% पर कब्जा चीन का है। और चीन जब चाहे इस पर पाबंदी लगा देता है। और चीन अगर पाबंदी लगाएगा तो हर एक चीज़, सोलर विंड पावर जो उत्पादन होती है, सौर ऊर्जा, हर जगह इनका उपयोग होता है, वो आपका ठप पे बैठ जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं, हर चीज़ ठप पे बैठ सकती है। तो इसी के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के माध्यम से भारत सरकार काम कर रही, बजट में भी इन्होंने घोषणा की। फिर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सॉफ्टवेयर का स्वदेशीकरण, इस पर इंडिया स्टैक के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाया है कि कैसे बड़े पैमाने पर डिजिटल समाधानों का स्वदेशीकरण किया जा सकता है। सबसे बेस्ट उदाहरण UPI है हमारे पास, यूनिफाइड पेमेंट्स लिमिटेड, UPI। ये फुल फॉर्म ध्यान रखना, पूछ देते हैं कभी कभी। यही भारत की सबसे सफल स्वदेशी वित्तीय तकनीक है। दिसंबर, केवल 1 महीने में UPI लेन देन 21 बिलियन लेन देन हुए थे केवल 1 महीने के अंदर। 2026 तक UPI को सिंगापुर, UAE, फ्रांस और श्रीलंका, इन जगह पे तो इन देशों ने तो अपना लिया। जैसे फ्रांस में चले जाओ तो एफिल टावर के आसपास UPI कर सकते हो आप। अब इंडिया का लक्ष्य क्या है कि जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं इन तक विस्तारित करना।
आगे चलते हैं, भाषणी एआई। भाषणी कई बार पूछा जा चुका है। और भाषाई समावेशिता, क्या है ये भाषणी? डिजिटल इंडिया भाषणी मिशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का उपयोग करके भाषाई बाधाओं को समाप्त कर रहा है। इसमें क्या है ना, ट्रांसलेट हो जाएगा। आप किसी भाषा में बोल रहे हो, अभी हाल ही में कल का ही उदाहरण है, बजट भाषण चल रहा था। बजट भाषण में रिपब्लिक का एक आंध्रा का शायद तेलुगु चैनल था। यहाँ पर क्या था कि जो बजट भाषण यहाँ पर अंग्रेजी में बोल रही थी, वो डायरेक्ट सेम टाइम में ट्रांसलेट होके उस भाषा में ट्रांसलेट होके, लिखित में नहीं, बोली में ट्रांसलेट होके तेलुगु में बोल रहा था वो चैनल रिपब्लिक का। तो ये भाषणी का यूज हो रहा था। इसका कार्य क्या है? यह 22 से अधिक भारतीय भाषाओं में वास्तविक समय में अनुवाद, स्पीच टू टेक्स्ट, बोलेगा तो उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, वॉइस आधारित सेवाएं प्रदान करता है। इसमें प्रगति क्या हुई? तो लखनऊ में जनवरी 2026 के सम्मेलन में शुद्ध लेख, ये इंपॉर्टेंट है, टूल का प्रदर्शन किया गया जो शासन में बहुभाषी पहुंच को सुलभ बनाता है। फिर एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत ओएस, तो इसको शॉर्ट नाम दिया गया भार ओएस। स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईआईटी मद्रास द्वारा समर्थित है। ध्यान रखना, प्रोफेसर बी कामकोटी, इनको हाल ही में पद्मश्री मिला है, इनकी कांग्रेस ने आलोचना भी की थी। आईआईटी मद्रास के ये डायरेक्टर हैं। दूसरी चीज इनकी ये है कि आईआईटी मद्रास देश में पिछले 4-5-6 सालों से फर्स्ट नंबर का संस्थान है, टॉप पर रहता है। ठीक है, तो इन्हीं के यहाँ पर ये विकसित किया गया। और क्या नाम है इसका? J&K ऑपरेशंस। ये जो जिन्होंने विकसित किया, वो कंपनी का नाम जैसे बोल सकते हैं, इसने विकसित किया भार ओएस, जो एक गोपनीयता केंद्रित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह गूगल की सेवाओं के बिना काम करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को डेटा सुरक्षित रहता है। बी कामकोटी आईआईटी मद्रास के निदेशक, जैसा मैंने बोला, हालांकि कांग्रेस ने आलोचना क्या की थी, ये गौमूत्र जो होता है उस पर रिसर्च कर रहे थे, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, ये वो चल रहा था, तो कांग्रेस ने इसको लेकर इनकी आलोचना की थी। भारत को मोबाइल सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम। स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देख लेते हैं। भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पारंपरिक रूप से जेनरिक दवाएं वो होती हैं, वैसी दवाएं जैसे कोई भी चीज हो जिसने दवा का आविष्कार किया, उसका हो गया पेटेंट। जब उसका पेटेंट हो गया तो कोई भी अन्य व्यक्ति या संस्था नहीं बना सकती है। 20 साल तक का पेटेंट होता है। अगर उसे बनाना है तो उसे इनसे लाइसेंस लेना होगा और उसका एक हिस्सा रॉयल्टी के रूप में इनके पास जाएगा, बनाए कोई। तो ये तो महंगी होती हैं। फिर जब 20 साल में इनका पेटेंट खत्म हो जाता है, फिर कोई भी बना सकता है। तो इंडिया यही करता है, जब पेटेंट जिनका समाप्त हो गया तो फिर उनको बनाता है, सस्ती होती है, वो होती हैं जेनरिक दवाएं। तो पारंपरिक रूप से जेनरिक दवाओं का केंद्र रहा है, लेकिन 2025-26 के दौरान यह नोबेल ड्रग डिस्कवरी, नवाचारी दवा विकास की ओर मुड़ा है कि हम नई जेनरिक दवाएं क्या है, दूसरे के पास है, अब हम सोच रहे हैं कि हम अपनी खुद की ही डिस्कवरी करें, खुद का पेटेंट हो, उसे बनाएं। तो भारत ने एक बनाई है नेफ्थ्रोमाइसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नए नाम आए उनको याद कर लेना। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है। तो भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्थ्रोमाइसिन, इसका विकास किया है। यह दवा क्या करती है? प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों, विशेष रूप से निमोनिया के खिलाफ अधिक प्रभावी है और बाकियों से कम 10 गुना अधिक प्रभावी है। ठीक है, इसका विकास किसने किया? तो कंपनी का नाम है वॉकहार्ट द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी और वायराक है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एक्रेडिएशन काउंसिल, इसके सहयोग से विकसित किया गया है। महत्व क्या है? यह मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है और केवल 3 दिनों के छोटे उपचार चक्र में ही ये प्रभावी हो जाती है, मतलब रोग दूर कर देती है। अन्य चिकित्सा नवाचार में क्या है? आंखों की देखभाल के लिए तो दुनिया की पहली निम्न खुराक वाली एट्रोपिन बूंदें, किस चीज़ के लिए? बच्चों में जो मायोपिया होता है, मायोपिया और हाइपर मायोपिया, तो उसमें मायोपिया की बात हो रही है। मायोपिया को रोकने के लिए और बिना सर्जरी के निकट दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया के लिए आई ड्रॉप्स हैं, इसका विकास हुआ है। दूसरा जीन थेरेपी बिरसा 101, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसमें क्या है? सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली CRISPR-Cas9 आधारित स्वदेशी जीन थेरेपी है, जिसे CSIR-IGIV द्वारा विकसित किया गया है।
जो विशेष रूप से जनजातीय आबादी के लिए किफ़ायती उपचार सुनिश्चित करेंगे। फिर ऊर्जा और परमाणु प्रौद्योगिकी में थोरियम आधारित, अभी थोरियम पर हम पहुंचे नहीं है, हमारे 3 चरण का पूरा परमाणु कार्यक्रम है। दूसरे चरण को हम स्टार्ट एकदम, मतलब सब कुछ रिसर्च हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, जस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो भाभा जो जहांगीर भाभा थे, उन्होंने परमाणु कार्यक्रम 3 चरण वाला रखा था। तो भारत का परमाणु कार्यक्रम हमेशा से ही स्वदेशी रहा, क्योंकि विदेशियों ने हमें टेक्नोलॉजी नहीं दी। बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे, जब हमने परीक्षण कर लिया तब तो और ज़्यादा। हम एनपीटी पर, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है एनपीटी, उस पर साइन नहीं किया था, एनएसजी के सदस्य नहीं बन पाए, चाइना यहाँ पर अड़ंगा लगाता है। तो कोई भी परमाणु का जो ईंधन है वो भी हमें नहीं दे रहा, टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है। ठीक है, तो भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है वो हमारा स्वदेशी रहा, हमने ही विकसित किया, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सहयोग से वंचित रखा गया। तो एक प्रोटोटाइप अब हमने बना लिया है फास्टर ब्रीडर रिएक्टर का, इसे बोलेंगे प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर। कलपक्कम तमिलनाडु में है, ये 500 मेगावाट का है, द्वितीय चरण का है। ठीक है, जो हमारा 3 चरण का परमाणु कार्यक्रम सितंबर 2026 तक चालू हो जाएगा। तकनीकी इसमें क्या है, यह रिएक्टर यूरेनियम की तुलना में अधिक ईंधन पैदा करता है तथा भारत के 3 चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम का यह दूसरा चरण। भविष्य की दृष्टि क्या है, यह रिएक्टर भारत के विशाल थोरियम के, जो मैंने बोला ना, दुनिया के 30 से 40% थोरियम के भंडार केवल भारत में है। अगर ये चीज़ हो गई ना तो कई लाख सालों तक भारत को ईंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर ये विकास हो गया। और इस ओर अब भारत बढ़ रहा है, इसलिए जो अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है ना, जो परमाणु कार्यक्रम, परमाणु रिएक्टर वगैरह, हो क्या रहा था मैं बताता हूँ। भारत में एक घटना घटित हो गई, भोपाल गैस त्रासदी वाली, तो भारत सतर्क हो गया। भारत क्या करता है, कोई कंपनी कोई यहाँ पर प्लांट वगैरह लगाए ना, तो उससे बहुत बड़ा बीमा कराता है। उस बीमा में जितने लोगों तक नुकसान पहुंचा वो भी नुकसान कवर होना चाहिए, उस कंपनी ही कवर करेगी अगर उसने कोई आपदा घटित हो गई। तो सेम चीज़ भारत ने परमाणु क्षेत्र में कर दी थी। अब दुनिया की कोई कंपनी भारत में निवेश करने को रेडी ही नहीं थी, कि अगर छोटी सी घटना घटित हो गई तो वो तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी ना। अब भारत ने इसमें क्या किया, सुधार कर दिया है, 2 या 3 हज़ार करोड़ की लायबिलिटी डाली है केवल, और बहुत सारी चीज़ें की। तो अब दुनिया भर की कंपनियां आएंगी। ठीक है, तो थोरियम भंडार का उपयोग करने के लिए द्वार खोलेगा, जिससे भारत हजारों वर्षों तक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसे भावनी का फुल फॉर्म जानिए, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे चलते हैं, हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। तो भारत की राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चल ही रहा है, 2026 को क्रियान्वयन का वर्ष माना जा रहा है। हरित हाइड्रोजन हब, सरकार ने हरित हाइड्रोजन हब और हाइड्रोजन वैली इनोवेशन सेंटर के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर, तो भारत ने घरेलू इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की है। इससे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन उत्पादन की लागत है ना, वो इस टाइम पे कितनी है, 397 से 560 रुपये प्रति किलोग्राम, ये कम हो जाएगी। ठीक है, अभी अगर सोचो 1 केजी हाइड्रोजन बनाना है तो हमें 400 ऑन एवरेज अगर देखोगे 450 से 500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अब 1 केजी में पता चले, हाँ, जैसे डीजल से कोई गाड़ी 60 किलोमीटर चल रही है, तो हाइड्रोजन से ये है कि 150-200 किलोमीटर चलेगी 1 केजी से, इतना इसका रहता है। फिर भी तो नुकसान हो ही रहा है ना, तो इसकी कीमत कम करना। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यही मैं बात कर रहा था, जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं एसएमआर के लिए भारत ने अपने कानून में सुधार कर दिया। तो बजट 2026 में भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास का प्रस्ताव दिया है, जो परमाणु ऊर्जा को औद्योगिक क्षेत्रों के करीब ले जाएगा। तो अभी तक क्या है ना, बड़े बड़े रिएक्टर 600 मेगावाट, 700 मेगावाट, अब क्या होगा ना कि 5 मेगावाट छोटा सा रिएक्टर लगा दिया। अब एक उद्योग को इतनी ही जरूरत है बिजली की, उसने अपने वहाँ लगवा लिया, काम खत्म हो गया। कृषि और ग्रामीण प्रौद्योगिकी, नैनो यूरिया और सतत विकास, इसके बारे में जान लेते हैं। तो नैनो यूरिया या नैनो डीएपी, इसका विकास इफ्को ने किया है। दुनिया का पहला नैनो तरल यूरिया विकसित किया है। उदाहरण के लिए आधा लीटर नैनो यूरिया की एक बोतल, जो पारंपरिक रूप से 1 बोरी यूरिया की हम यूज करते हैं ना, वो आधा लीटर की बोतल से काम हो जाएगा। इसके पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे, रमेश रालिया, इनका शोध है। इफ्को के नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के जनरल मैनेजर हैं। कृषि ड्रोन का मैंने बताया था, ड्रोन का काम क्या होता है। चलिए ये पहले बैच की जानकारी दे देते हैं। अगर आप लोगों ने देखा हो, बताता हूँ, कल हुआ है जूनियर असिस्टेंट का पेपर,
यहाँ के जितने अभ्यर्थी हैं 80+ 90+ ऐसे हैं। देखो पहला स्टूडेंट ने कल बताया कि 83.75 बन रहे हैं, ठीक है। कुछ बता रहा हूँ स्क्रीनशॉट, मेरे पास तो 40-50 से ज़्यादा स्टूडेंटों के मैसेज आ गए। 90 नंबर है, 90 नंबर। इसके बाद प्रदीप, ये हमारे लेखपाल बैच के टॉपर हैं, लास्ट 2 टेस्ट हुए हैं, प्रदीप पहली रैंक बनी है, 90 नंबर हैं। और ये 6 क्वेश्चन इनके सिली मिस्टेक से गलत हुए, नहीं तो वो भी सही हो रहे हैं, बोल रहे हैं खुद से। इसके बाद इधर 85 नंबर बन रहा है, सत्येंद्र यादव। फिर यहाँ चलते हैं, सूरज 82.50 बोल रहे हैं सर आप जो वॉइस रिकॉर्डिंग डालते हैं, ग्रुप कॉल होती है हमारी, तो उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये तो ग्रुप कॉल की जो रिकॉर्डिंग होती है उससे तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट इसको सुन ही लेता है, और हर स्टूडेंट का ये है कि सर इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। 91.5 बन रहे हैं। और ये वो स्टूडेंट हैं, ध्यान रखना कि जो पुराने स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई ऐसा हो बिलप करने वाला। 90 मार्क्स हैं, है ना। मयंक के 88.75। हालांकि इनमें से अधिकांश स्टूडेंटों के बीपीओ में भी अच्छे मार्क्स हैं। 92 सही 8 गलत। सोनू यादव बीपीओ में इनके 73 नंबर हैं। 83, 85, 92 एक ग्रुप में बात चल रही है जो जूनियर असिस्टेंट का है। 81, 82, 84 इस तरीके से नंबर हैं। यहाँ पर देखो 89 बन रहे हैं इनके। तो इस तरीके से हर बैच में कोई भी एग्जाम हो ऐसे काम हो रहा है। लेखपाल बैच में तो और ज़्यादा मेहनत होने जा रही है। ऑलरेडी तीसरा सब्जेक्ट आपका चल रहा है, एक खत्म होने वाला है, साथ में कंप्यूटर 15 नंबर का खत्म होने वाला है ना। और इसके साथ साथ अब कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन आए थे ये तो बहुत सिंपल आए थे, बहुत टफ भी आ रहे हैं तो भी उससे बाहर नहीं जाते हैं जो कंप्यूटर का है। स्कीम चल रही है, तो ओवरऑल अगर हम देखें कि अगले 10-12 दिनों में ये आपका 35 नंबर का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हर टॉपिक पर, क्लास, वीडियो क्लास, पीडीएफ, वैल्यू एडिशन क्लास, वैल्यू एडिशन पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, आगे चल के फुल टेस्ट, डेली टास्क दे दिया जाता है, टारगेट दे दिया है, प्रैक्टिस होती है, ग्रुप कॉल होती रहती है, तो जो भी डाउट हैं आपके सॉल्व हो जाते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, तो जीएस रेवोल्यूशन आप कहीं पर भी सर्च करोगे, ठीक है। ये है जीएस रेवोल्यूशन लिखा है, इसको टेलीग्राम पर सर्च करोगे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर सर्च करोगे एप्लीकेशन मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर जैसे ही आपने सर्च किया जीएस रेवोल्यूशन, एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन कर लिया, तो उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर आएगा ऑल कोर्सेज करके ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन आएगा या फिर स्टोर, उस पर जाओगे और वहाँ से आप सारे बैच मिल जाएंगे आपको, जो भी बैच आपको परचेज करना है वहाँ से कर सकते हो। फीस ये सारी हैं। जूनियर असिस्टेंट हो चुका है एग्जाम, यूपीएसआई का भी बैच चल रहा है, इसमें भी 200 नंबर की हम तैयारी करा रहे हैं, मैथ रीजनिंग छोड़ के बाकी सारे टॉपिक, ठीक है। हिंदी हो गया, जीएस, मूल विधि, सब कुछ, और ये ऑलमोस्ट कवर हो गया विद टेस्ट। और स्टूडेंटों को वो लेवल आ गया कि बीएनएस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता इनका, बीएनएसएस में नहीं गलत होते हैं, जीएस में गलत नहीं होते हैं, पॉलिटी में गलत नहीं होते हैं। तो ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। बाकी जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो शेयर जरूर किया करें। अब आते हैं ड्रोन के मामले। ड्रोन मैंने बहुत पहले बताया था, ड्रोन के कृषि क्षेत्र में 2 काम हो रहे हैं, एक तो उर्वरक का, होते तो बहुत सारे काम हैं, उर्वरक का छिड़काव, दूसरा कीटनाशक का। अन्य कामों में अगर चले जाएं तो ड्रोन में सेंसर होते हैं, फसल की स्थिति बता देते हैं कि अभी क्या है, फसल पकने पर आई नहीं आई, पानी की जरूरत है नहीं है, क्या है कैसे क्या, ठीक है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान 2025-26 में कृषि ड्रोनों का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया। उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव की जो पारंपरिक विधियां हैं, इसकी तुलना में इसमें कम पानी लगता है और कम समय में ये काम कर देते हैं, जिससे पत्तियों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। फिर परिवहन और रेलवे के क्षेत्र में तो वंदे भारत ट्रेन चल रही है, स्वदेशी बुलेट ट्रेन का भी अब हम निर्माण शुरू कर दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार, वंदे भारत स्लीपर बन गई है, 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई है, डेट भी पूछ ली जाती है, जो लंबी दूरी की रात्रिकालीन यात्रा के लिए डिजाइन की गई। तकनीकी विशेषताओं में क्या है, 90% से अधिक स्थानीयकरण है, और एक कवच करके एंटी कोलिजन सिस्टम, सपोज करो 2 ट्रेनें आमने सामने से आ रही, दोनों में एंटी कोलिजन सिस्टम लगा होगा कवच, तो अपने आप रुक जाएंगी, ठीक है। स्वदेशी बुलेट ट्रेन, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन 250 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति पर काम कर दिया। अब भारत ने क्या किया, तो भारत बहुत कलाकार है। भारत ने क्या किया, जापान इंडिया में बहुत निवेश करता है और बड़े कम, अभी बुलेट ट्रेन के लिए जापान ने
1000 करोड़ से ज़्यादा रुपए दिया था 50 वर्षों के लिए 0.1% की ब्याज दर पर। ठीक है, और वो भी तुरंत नहीं चुकाना, 20 या 30 साल बाद तो चुकाना शुरू करना था, ऐसे दे दिया था। जापान क्यों देता है? क्योंकि जो कार्बन क्रेडिट होती है, कार्बन क्रेडिट मार्केट होता है, तो विकासशील देशों में ऐसी परियोजनाएं लगानी होती हैं जो वहाँ पर उत्सर्जन कम कराए, तो जापान इसके तहत भारत में करता है ये सब काम। तो भारत ने क्या किया, बड़ोदरा में हाई स्पीड का एक यूनिवर्सिटी खोल दी है, हाई स्पीड ट्रेन की, जो रेलवे इंजन, रेलवे के जो डिब्बे हैं, कुलीजन, इन सब पर यूनिवर्सिटी में पूरा पढ़ाया जाएगा चले। अब यहाँ से पूरी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, हमारे स्टूडेंट सीख गए, तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी खुद की विकसित करेंगे, है ना। सेम हमने मेट्रो में किया था, दिल्ली में केवल मेट्रो आई, अब हर एक उसमें बड़ी सिटी में मेट्रो हम खुद से ही बना के चलाने लग गए। यही बुलेट ट्रेन का होगा। तो भारत ने अपनी पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन पर काम शुरू कर दिया, जिसका डिजाइन चरण पूरा हो चुका है और प्रोटोटाइप 2027 की शुरुआत में आने की उम्मीद है। हाइड्रोजन ट्रेन पर भी भारत काम कर रहा है, इसका प्रोटोटाइप विकसित कर रहा है, जिसका परीक्षण 2026 में हरियाणा के जींद सोनीपत खंड पर होगा। फिर नवाचार, जो इनोवेशन है, इसके लिए पद्म पुरस्कार जो 2026 में कई सारे वैज्ञानिकों को दिया गया, तो उसमें से कुछ वैज्ञानिक हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने रखे हैं, देख लेते हैं कौन कौन है। तो डॉक्टर AK सिंह, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में मिला है इनको, चावल की 25 उन्नत बासमती किस्में इन्होंने विकसित की, जिससे 50,000 करोड़ का निर्यात बढ़ा है। अब सोचो एक व्यक्ति ने, और इन्हें क्या मिल रहा होगा, कुछ नहीं, वही जो सैलरी है, घर है, गाड़ी है, वही दी है केवल कंपनी ने, सरकार ने। लेकिन सरकार ने इनके योगदान को सराहा और इनको पद्म पुरस्कार दिया। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी कृषि विस्तार से संबंधित हैं, बिहार में लीची और मखाना की खेती में तकनीकी बदलाव लेके आए हैं। डॉक्टर V कामकोटी, इनकी तो बात मैंने अभी की थी, मद्रास में IIT मद्रास के डायरेक्टर हैं। अभी हाल ही में अजीत डोभाल जी गए थे यहाँ पर, इनके मित्र हैं, और जो नेशनल सिक्योरिटी NSA की जो एडवाइजरी बोर्ड होता है उसमें भी ये सदस्य हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग इस क्षेत्र में मिला है शक्ति माइक्रो प्रोसेसर का IIT मद्रास ने विकास किया, जिसमें इनका योगदान था। इसके बाद AE मुथुनायगम, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में मिला है इनको। इसरो की जो तरल प्रणोदन प्रणाली है, इसके वास्तुकार हैं। प्रणोदन प्रणाली मतलब दहन वाली, जो इंजन होता है, इंजन में 3 टाइप के ईंधन का यूज होता है फिलहाल, एक होता है तरल, दूसरा ठोस, और तीसरा होता है क्रायोजेनिक। तो तरल के वास्तुकार। फिर श्रीरंग देवबा लाड, कृषि नवाचार के लिए मिला है। कपास की उपज बढ़ाने के लिए स्वदेशी दादा लाड तकनीक इन्होंने विकसित की अपने नाम पर। यहाँ पर आज की क्लास आपकी समाप्त होती है। जैसा मैंने बोला है, GS रेवोल्यूशन सर्च करोगे, टेलीग्राम पर करोगे, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ओपन ग्रुप, वहाँ ज्वाइन करके आराम से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। बैच लेना है, बैच परचेज कर सकते हो। जिस भी अभ्यर्थी को लेखपाल की तैयारी करनी है, आपकी नज़र में अगर कोई है, उसे ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।